यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 हिंदी नवंबर 2017। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ? फिर से सुने। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, गुजराती। गुजराती से सौर सैनी अपभ्रंश का विकास हुआ। ठीक है, गुजराती भाषा का विकास फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ? तो दोस्तों गुजराती भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2। शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, 1883। 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 3। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में, ध्यान से सुने, कथन है यहाँ पर, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? क्या लिखा है? गौर से सुनेंगे। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। फिर से सुनेंगे। ये कथा की परीक्षा के संदर्भ में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। यानी कि जो हमें पुरानी कथाएं मिलती हैं वो सभी ज़्यादातर क्या हैं? काव्य हैं। ठीक है, उनमें इतिहास बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए यह कथन कहा गया है। तो ये कथन किसका है देखते हैं। ऑप्शन इसका सही है दोस्तों थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा कि जो ये कथा कहने की जो परंपरा है, ठीक है, तो इसको लक्ष्य करके ये कहा है उन्होंने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। ठीक है, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4। ध्यान से देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी, कब? 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? फिर से सुनेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, कीर्ति लता में। ठीक है, और कीर्ति लता किसकी कृति है? विद्यापति की। ठीक है, तो इतनी कुछ बातें हैं, ध्यान रखें। कीर्ति लता में सभी का वर्णन हुआ है। ठीक है, 14वीं-15वीं शताब्दी में जो ये हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाइयाँ थी, सामंतों की, शहरों, सेना के सिपाहियों, ठीक है, इन सब का जीवंत और यथार्थ वर्णन है। आगे देखते हैं प्रश्न 5। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। ध्यान से सुनेंगे, पंक्ति है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही है फर्स्ट, शिव। शिव के माध्यम से तुलसीदास ने कहलवाया है कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, यानी जो सगुन है और जो अगुण यानी निर्गुण, ठीक है, इनमें कुछ भी भेद नहीं है। ठीक है, तो शिव के माध्यम से कहलवाया है तुलसीदास ने। ठीक, अगला प्रश्न है 6। ध्यान से देखें।
वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था? क्या कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ठीक है, यानी एक वाक्य मुंह से निकला था जिस समय वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई थी, तो ये वाक्य निकला था क्या? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। तो ये किसके मुंह से निकला था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, विट्ठलनाथ ने कहा था किसकी मृत्यु पर? वल्लभाचार्य की मृत्यु पर। ठीक है, क्या कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ, विट्ठलनाथ। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सूरदास को क्या कहा जाता है? सूरदास को क्या कहा जाता है तो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि सूरदास के संबंध में पूछा भी जाता है। तो वो प्रश्न क्या है आप बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, ध्यान दें। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। कैसे पद मिलते हैं? सूर सागर में दृष्टिकूट वाले शब्द पद। ठीक है, तो यह भी विद्यापति का अनुकरण है। किसका अनुकरण है? यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्ति विचार किस आलोचक का है? सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ऊपर एक विचार दिया गया है, ध्यान से फिर से सुनेंगे इसको। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो ये सूरदास से संबंधित एक विचार है। ये किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास से संबंधित यह विचार कहा है। अगला प्रश्न है 8, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कंटेंट थोड़ा छोटा है लेकिन काम चलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आपको सिर्फ एक समझ बनानी है पेपर के संबंध में और उन प्रश्नों पर ही नज़र डालनी है कि जो आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को एक बार देखिए और दिमाग में बिठाते चलिए। ठीक है, बाकी जब आप अपनी किताबें उठाएंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है प्रश्न। है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू। फिर से सुनो, है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। आखर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। तो यह उक्ति किस कवि की है? यह उक्ति बतानी है किस कवि की है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है पद्माकर की उक्ति है। क्या है? रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 9, ध्यान से देखेंगे, गौर करें जरा। सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चौप बिसेखी। मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, समहारी की ठौर लई भूलनी लेखी। समहारी की ठौर लई भूलनी लेखी। बूंदे लगई सब अंग दई, बूंदई लगे सब अंग दई, उल्टी गति आपने पापनी पेखी। उल्टी गति आपने पापनी पेखी। पौन सो जागती आगी सुनी, ही पई पानी ते लागती आखिन देखी। पौन सो जागती आगी सुनी, ही पई पानी ते लागती आखिन देखी। तो किसकी पंक्तियां हैं ये? पहली बात, प्रश्न क्या है? इस सवैये में विरहिणी नायिका कैसी है? विरह की अवस्था में है, उसकी मनह स्थिति का चित्रण किया गया है। तो वो नायिका कौन है? ठीक है, इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनह स्थिति का चित्रण किया गया है ये बताना है, ये नहीं बताना कि नायिका कौन है। नायिका की मनह स्थिति कैसी है, कौन सी है, वो बताना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। क्या है? मार्मिक स्थिति। ठीक है, तो मार्मिक स्थिति का वर्णन है ये। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, समारी की ठौर लई भूलनी लेखी।
बूंदे लगई सब अंग दंगई, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी सुनी ही पई, पानी तैन लागती आँखन देखी। ठीक है, तो याद रखना सवैया है, इसमें मार्मिक स्थिति है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 10। ठीक है, ध्यान दें। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। ठीक है, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं ये। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ठीक है, ध्यान रखना, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है दोस्तों 11, ध्यान से देखेंगे। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो पहली बात, नाटक जारी है ये एक काव्य संग्रह है और इसके रचयिता हैं दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। इसका सही उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है नाटक जारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सही है दोस्तों फर्स्ट, दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। किसका? आग और राग का, यानी इनके काव्य में आग भी मिलती है, ठीक है, और राग भी मिलता है। समझ लीजिए कि आग और राग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोनों ही मिलते हैं, ध्यान रखना, दिनकर। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, ध्यान से सुनेंगे। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो बताना है विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का। ध्यान से सुनना दोस्तों, उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही है मैला आंचल का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास है किसका? तो ये उपन्यास है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 14, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? फिर से सुनना, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, शेखर एक जीवनी में बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है। ठीक है, और ये उपन्यास है किसका? तो ये उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। ठीक है, शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? फिर से सुने, अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, गंगा प्रसाद विमल अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 16, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो नाटक पूछा जा रहा है कि किस प्रेमचंद का कौन सा नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, करबला नाटक जो है वो प्रेमचंद का नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह
कौन सा नहीं है? तो नेगेटिव वाला प्रश्न है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो नहीं है वाले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग, ठीक है। गलत टिक करके आ जाते हैं, बता देते हैं कि ये हैं, ठीक है, जबकि पूछा कुछ और ही जाता है। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर अपने प्रश्नों को पढ़ें और उनका उत्तर दें। तो चलिए ध्यान देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नहीं है, वो निबंध है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा, ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 18, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक से एक पुस्तक है दोस्तों, वो पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है, लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन, कह नहीं सकते क्योंकि आंसर की में ऑप्शन जो है वो डाउट में है, तो इसके लिए वेट करें। तो आंसर की में इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, डाउट में है। तो अगर आपको पता हो या गूगल करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर्भ्यासः। फिर से सुनेंगे दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक है, ठीक है, गौर करेंगे, गौर से सुनेंगे। यहाँ पर एक पंक्ति है संस्कृत में, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः। शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः, ठीक है। तृतीयमिदं व्याप्रियते उत्पत्ति होगा ये, ठीक है, शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासः, ये है सही, ठीक है। तो ये कथन किस आचार्य का है? तो ये है ऑप्शन सेकंड, रुद्रट का। रुद्रट का कथन है ये, क्या? तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासः, रुद्रट, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 20, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वक्रोक्ति का जो भेद नहीं है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, उक्ति विन्यास वक्रता। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। बाकी वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और प्रकरण वक्रता, ये सभी वक्रोक्ति के भेद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 21, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल की दृष्टि से हमें कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप चीजों को क्रम में आप करेंगे तो आपको अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। सबसे पहले कबीर का जन्म हुआ, फिर नानक आए, फिर दादू और अंत में सुंदर दास आए, ठीक है। कबीर, नानक, दादू, सुंदर दास, ठीक है। कबीर के जन्म को लेकर काफी अपवाद भी हैं, ठीक है, बहसें हुई हैं। कोई कहता है जुलाहे थे, ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कबीर सबसे पहले, फिर नानक, दादू और सुंदर दास, ठीक है। ये जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही अनुक्रम में है। सबसे पहले ललित ललाम, कौन सी? ललित ललाम, फिर शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, पद्माभरण, फिर नवरस तरंग, नवरस तरंग, ठीक है। फिर से सुने, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग, ये सभी रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, ठीक है। ध्यान रखना, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों
जन्म काल के अनुसार, प्रश्न 23 ध्यान से सुनेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही है 4th। ठीक है, जन्म काल के अनुसार बताना है तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर रामनरेश त्रिपाठी और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये कौन है? सारे छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 24, ध्यान से सुनेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। सबसे पहले बच्चन, बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, फिर है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, फिर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, याद रखें। फिर है रघुवीर सहाय। ठीक, तो सबसे पहले बच्चन, फिर अज्ञे, फिर मुक्तिबोध और अंत में रघुवीर सहाय। तो जन्म काल के अनुसार ये सभी सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 25, ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, किसके अनुसार? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का, ध्यान से सुने, आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। सबसे पहले आत्मकथा कौन सी? अपनी खबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ठीक है, फिर है नीड का निर्माण, फिर ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, फिर है शिकंजे का दर्द। ठीक है, सुशीला टांक भोरे, शिकंजे का दर्द। तो ध्यान से सुने, ये पहली नहीं पूछी जा रही, आत्मकथा पहली नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सी आत्मकथाएं हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। तो सबसे पहले अपनी खबर, फिर नीड का निर्माण, फिर ठीक है, फिर जूठन और फिर शिकंजे का दर्द। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक बार आत्मकथाओं को भी अच्छे से कर लें आप। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह, क्या कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट और डायन। फिर से सुनेंगे, शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट और डायन। ठीक है, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, ध्यान से सुने। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का, देखो ध्यान देना, किसका पूछ रहे हैं? कुबेरनाथ राय का। ठीक है, निबंध संग्रह पूछ रहे हैं और प्रकाशन वर्ष पूछ रहे हैं, तो बताएंगे हम। इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन सेकंड, गंधमादन। सबसे पहले इनका आया क्या? निबंध संग्रह कौन सा? गंधमादन। फिर है कामधेनु, फिर मराल, फिर आगम की नाव। देखो ये नए प्रश्न है कुछ, है ना। सबसे पहले गंधमादन, फिर कामधेनु, फिर मराल और फिर आगम की नाव। ठीक है, ध्यान रखें, कुबेरनाथ के निबंध संग्रह हैं ये और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। फिर से सुने, सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटक हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, सज्जन,
विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रश्न 29 रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गौर करना जरा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3। सबसे पहले व्याख्याकार कौन थे रस सूत्र के? भट्ट लोलट। सबसे पहले नहीं, ये बीच में से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। सबसे कौन है ये व्याख्याकार सही अनुक्रम में? भट्ट लोलट, फिर शंकुक, भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। ठीक है, ध्यान रखना, भट्ट लोलट अलग हैं और भट्टनायक अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है 30। ठीक है, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2। ठीक है, सबसे पहले रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा, फिर आलोचना के मान, रस मीमांसा, फिर आलोचना के मान, फिर नई कविता। ठीक है, नई कविता, और अंत में है नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं जिनका काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सभी निम्नलिखित ग्रंथ हैं जो कि काल क्रमानुसार सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुछ लेखक हैं, रचनाओं को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 है, ये सूची 2 है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन में इसका उत्तर 2 सही है, जिसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विजय सेन सूरी। ठीक है, विजय सेन सूरी, गौर करना, विजय सेन सूरी। ठीक है, इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना थी दोस्तों ऑप्शन 1 रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना थी। अगला है कौन? अगले हैं नरपति नाले। नरपति नाले की रचना कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? नरपति नाले विसलदेव रासो। ठीक है, नरपति नाले विसलदेव रासो, ध्यान रखना। फिर है शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या? भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की रचना है। फिर है आसगु। ठीक है, आसगु कवि की क्या है? तो आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास। ठीक है, ये आदिकालीन काव्य हैं सारे, तो ध्यान रखना, ये सही है। विजय सेन सूरी की क्या हो गई? रेवंतगिरी रास। ठीक है, नरपति नाले की क्या हो गई? विसलदेव रासो। शालीभद्र सूरी की क्या हो गई? भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसगु कवि की क्या हो गई? चंदन बाला रास। तो याद रखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों 32, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो ध्यान से सुने। ऑप्शन इसका ए देखेंगे, उससे पहले हम आपको आंसर बताते हैं। जो इसका ऑप्शन में आंसर है वो ऑप्शन 4 इसका सही है। ठीक है, समय बचाने के लिए हम उत्तरों को करेंगे। तो ध्यान से सुने। श्री संप्रदाय का संबंध, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 रामानुज आचार्य। ठीक है, रामानुज आचार्य। ठीक, और पूछा जाएगा विशिष्टता द्वैतवाद का संबंध किससे है, तब भी आप बताएंगे रामानुज आचार्य। ठीक, अगले हैं कौन? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है,
फिर है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों ऑप्शन सेकंड विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर है ऑप्शन डी सनक आदि संप्रदाय। सनक आदि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 5 निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य सनक आदि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये आपके सामने कुछ संप्रदाय हैं जिनके प्रवर्तक हमने मिलान कर लिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 33, ध्यान से सुने। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट इसका सही सूची फर्स्ट है। ठीक है, जहाँ पे कुछ ये आपके प्रबंध काव्य हैं और सूची सेकंड में आपके रचनाकार हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर वैसे सही है, ऑप्शन 4 होगा इसका सही। ठीक है, तो उसके अनुसार हम मिलान करेंगे। सबसे पहले चंडी चरित्र, ये एक प्रबंध काव्य है और जिसके रचनाकार कौन है दोस्तों? रचनाकार हैं गोविंद सिंह। कौन? गोविंद सिंह का प्रबंध काव्य है ये चंडी चरित्र। ठीक है, फिर है दोस्तों द्रोण पर्व। द्रोण पर्व, ठीक है, जिसे हम संग्राम सार भी कहते हैं। द्रोण पर्व संग्राम सार, ऐसे याद रखिए। जिसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों सुजान चरित। सुजान चरित, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं ऑप्शन 4 सूदन। ठीक है, सूदन की रचना है सुजान चरित। फिर है ऑप्शन डी हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पद्माकर। ऑप्शन 5 पद्माकर की रचना है, ये एक प्रबंध काव्य है हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, संग्राम सार, सुजान चरित्र और हिम्मत बहादुर विरुदावली ये सभी प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 34, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और ये उनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सुमेलित करते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के अनुसार हम मिलान करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 34, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये अभी हमने प्रश्न पढ़ा, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड सही है, ये भी हमने देख लिया। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले है प्रेम वाटिका, ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन फर्स्ट रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। ठीक है, रसखान। फिर है दोस्तों कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो ऑप्शन सेकंड सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। फिर है ऑप्शन सी रस रत्न। ठीक है, रस रतन, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है किसकी? पूहेकर कवि की रचना है। किसकी? पूहेकर कवि की रचना है रस रतन। फिर है डी तिलक शतक। तिलक शतक किसकी रचना है दोस्तों? तिलक शतक रचना है मुबारक की। किसकी? मुबारक की, ध्यान रखना, मुबारक की रचना है तिलक शतक। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में क्या है? सेकंड में रचयिता हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पर जाने से पहले हम देखेंगे इसका उत्तर क्या है। सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का उत्तर सही है। ऑप्शन मैं नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, समय की बचत करनी है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर देखें प्रश्नों में। तो ऑप्शन सेकंड के अनुसार हम मिलान करेंगे। ऑप्शन ए वनवेला। वनवेला कृति किसकी है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है वनवेला। ठीक है, फिर है दोस्तों उत्तरा। उत्तरा ये किसकी कृति है? तो ये कृति है दोस्तों ऑप्शन थर्ड सुमित्रा नंदन पंत की कृति है उत्तरा। ठीक है, फिर है ऑप्शन सी परिक्रमा।
परिक्रमा किसकी कृति है दोस्तों? परिक्रमा कृति है ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा की कृति है परिक्रमा। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी चित्राधार। चित्राधार किसकी कृति है? तो ये कृति है दोस्तों ऑप्शन 5 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कृति है चित्राधार। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपके सामने है रचना एवं रचनाकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को, निम्नलिखित काव्य पंक्ति दोस्तों यहाँ पर कुछ सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, उनको उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है जो कि सूची 2 में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आप प्रश्न पत्र नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी इतनी, तो आप सीधा देखें, पंक्ति देखें और उनके रचनाकार देखें, ये काफ़ी है आपके लिए। ऑप्शन ए, चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, ध्यान से सुनना। प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दें। फिर से सुने, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो ये किसकी पंक्ति है? इसके रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है क्या? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इसके बाद है ऑप्शन बी इस पार प्रिय मधु है तुम हो। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कितनी प्यारी पंक्ति है ना। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो फिर देखते हैं अगली पंक्ति। अरे कहीं देखा है तुमने, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ये। कौन सी? अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। ठीक है, फिर है ऑप्शन डी यह मंदिर का दीप, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, इसे नीरव जलने दो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है दोस्तों ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की पंक्ति है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 37। देखो कहीं कंटेंट बड़ा और कहीं कंटेंट छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं स्क्रीन को प्रश्न के हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखें जिससे आपको कम से कम मतलब परेशानी हो, तो आप ही की सुविधा के लिए है, तो इसे देखें ध्यान से। प्रश्न है 37 निम्नलिखित पात्रों को, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं सूची 1 में पात्र हैं और सूची 2 में क्या है? उपन्यास है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रश्न का ऑप्शन 1 जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1 के अनुसार हम इसके सही उत्तर मिलाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ए जयदेव पुरी। जयदेव पुरी का उपन्यास है कौन सा? ऑप्शन 1 जयदेव पुरी। इनका उपन्यास क्या है? ऑप्शन 1 बलचनामा। ठीक है, बलचनामा। फिर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चंद्र माधव। चंद्र माधव। ठीक है, सॉरी मैंने जो ऊपर बताया ये रचनाकार नहीं है, पात्र हैं। तो जयदेव पुरी जो है पात्र है किसका? बलचनामा का। ठीक है, बलचनामा का। ठीक है, ध्यान रखना, बलचनामा। फिर है ऑप्शन बी चंद्र माधव। चंद्र माधव पात्र हैं किसके? झूठा सच के। झूठा सच एक उपन्यास है यशपाल का। ठीक है, उसके पात्र हैं कौन? चंद्र माधव। ठीक है, ध्यान रखना, चंद्र माधव। ठीक, फिर है सी फूल बाबू। फूल बाबू किसके पात्र हैं? तो फूल बाबू पात्र हैं दोस्तों ऑप्शन 3 नाच्यो बहुत गोपाल जैनेन्द्र। नाच्यो बहुत गोपाल। ठीक है, फूल बाबू, ये नाच्य बहुत गोपाल का पात्र है फूल बाबू। ठीक है, फिर है निर्गुणिया। निर्गुणिया ये पात्र है किसकी? ये पात्र है सूरज का 7वां घोड़ा। इसकी पात्र नहीं है, गलत बता दिया मैंने।
ये निर्गुणिया पात्र है किसकी दोस्तों? नदी के द्वीप की। ठीक है, नदी के द्वीप की पात्र हैं ये निर्गुणिया। तो जयदेवपुरी किसके? बलचनमा, चंद्रमाधव, झूठा सच, फूल बाबू, नाच्यो बहुत गोपाल, निर्गुणिया, नदी के द्वीप। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों 38, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित करना है। किसके साथ? कहानियों के साथ सुमेलित करना है। ध्यान से समझें, अब कहानी और पात्र की बात हो रही है तो ध्यान देंगे। सूची 1 में पात्र हैं, सूची 2 में कहानियां हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब इसके सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं सेकंड। तो ध्यान दें दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों का सबसे पहले कौन है पात्र? ऑप्शन ए आनंदी। आनंदी किस कहानी की पात्र हैं? तो सही ऑप्शन है फोर्थ, बड़े घर की बेटी है आनंदी। कौन? बड़े घर की बेटी है आनंदी। इसको ऐसे याद करें। तो एक कहानी है बड़े घर की बेटी जिसकी पात्र है आनंदी। फिर है दोस्तों बी दीनदयाल। दीनदयाल किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन सेकंड जुलूस। जुलूस, ठीक है, जुलूस में पहुंचे कौन? दीनदयाल। ठीक है, अगर जुलूस में दीनदयाल जाते नहीं तो जुलूस निकलता ही नहीं। ठीक है, तो दीनदयाल पहुंचे इसलिए जुलूस निकला। तो जुलूस कहानी के जो पात्र हैं कौन है? दीनदयाल। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर जयपाल। डॉक्टर जयपाल किसके पात्र हैं कहानी के? तो ऑप्शन 5 मूठ। मूठ, ठीक है, मूठ कहानी के पात्र हैं क्या? कौन? डॉक्टर जयपाल। मूठ में लोग बोल रहे थे बहुत सारा झूठ। ठीक है, जिसका समाधान करने पहुंचे कौन? डॉक्टर जयपाल। ठीक है, तो मूठ कहानी के कौन है पात्र? डॉक्टर जयपाल, याद रखें। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी शंकर। शंकर किसके पात्र हैं? तो शंकर पात्र हैं सवा सेर गेहूं के। सवा सेर गेहूं लो और शंकर पे चढ़ा दो। सवा सेर गेहूं लो और शंकर पे चढ़ा दो। इससे क्या होगा? भगवान शिव की प्राप्ति होगी। सही है, तो ऐसे इसको याद कर लो। तो सवा सेर गेहूं कहानी के पात्र हैं शंकर। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ पात्र हैं और कहानियां हैं, आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों 39, ध्यान से सुने। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, उनको उनके नाट्य रूपों के साथ हमें मिलाना है। तो चलिए देखते हैं सूची फर्स्ट। ठीक है, फिर है सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में रचनाएं हैं और सूची सेकंड में नाट्य रूप हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर जो है दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मिलान करेंगे। तो ध्यान दें, ऑप्शन ए चंद्रावली। चंद्रावली रचना है जिसका नाट्य रूप क्या है? तो नाट्य रूप है ऑप्शन फोर्थ नाटिका। चंद्रावली का नाट्य रूप नाटिका है। फिर है विशस्य विस्म औषधम। विशस्य विस्म औषधम, इसका नाट्य रूप क्या है? तो इसका नाट्य रूप है भाण। ठीक है, भाण तीसरा, ध्यान दें। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी एक घूंट। एक घूंट रचना है जिसके नाट्य रूप कौन सा है? इसका नाट्य रूप है एकांकी। एकांकी एक घूंट किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। फिर है दोस्तों डी करुणालय। करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट गीति नाट्य। ठीक है, करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य। प्रश्न संख्या 40 दोस्तों, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ मिलाना है। तो देखते हैं ये आचार्य, ये ग्रंथ हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। थर्ड के अनुसार मिलान करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? इनका ग्रंथ है तो अभिनवगुप्त। ठीक है, इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक आलोचन। ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है, ये किसका है? अभिनवगुप्त का। ठीक, फिर है दोस्तों राजशेखर। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर। ठीक है, तो दोस्तों
अभी देखा हमने अभिनवगुप्त, इनका कौन सा था, इनका था ग्रंथ। सेकंड ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है। राजशेखर का था काव्य मीमांसा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है ऑप्शन सी महिम भट्ट, इनका कौन सा था, महिम भट्ट का था ऑप्शन फिफ्थ व्यक्ति विवेक, ठीक है, व्यक्ति विवेक। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी भोजराज, ऑप्शन डी भोजराज, इसका कौन सा था ग्रंथ, फर्स्ट सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। राजा भोजराज तो वो अलग थे, खैर भोजराज, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, वही है शायद ये राजा भोज, ठीक है। खैर आपको ये याद रखना है, भोजराज का था सरस्वती कंठाभरण। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, पहले वो देखें। प्रश्न संख्या 41 से 35 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और एक तर्क है, ठीक है। कोड में दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। स्थापना है, गौर करेंगे दोस्तों। कविता आत्म प्रकाशन है, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है, ठीक है। कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क है दोस्तों, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। इसीलिए कवि को की आत्मा को आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। यानी ए जो है वो गलत है और जो आर है वो सही है, यानी स्थापना गलत और तर्क सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 42। स्थापना है, ध्यान देंगे। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, ये स्थापना। तर्क है दोस्तों, इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। ऑप्शन इसका सही होगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, जिसमें ए सही और आर गलत, यानी स्थापना सही है और तर्क जो है वो गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 43, ध्यान से सुनेंगे। स्थापना, ठीक है, 43 यानी स्थापना है। मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, ठीक है। मिथक जो है सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है दोस्तों, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं, ठीक है। ये है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही है, जिसमें ए गलत और आर गलत, यानी स्थापना भी गलत और तर्क भी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 44। स्थापना है, ध्यान से देखेंगे। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, अद्वैत का आभास भी। तर्क है दोस्तों, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, ए सही और आर सही, यानी कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 45। स्थापना, क्या है स्थापना, ध्यान से देखेंगे। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, भारतेंदु युग कैसा है, आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है क्या, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ, क्योंकि भारतीय युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, ए सही और आर गलत, यानी स्थापना सही है और जो तर्क है वो हमारा गलत है, ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ पर निर्देश है दोस्तों, ध्यान दें। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों यानी 46 से 50 के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं अवतरण को, ठीक है, ध्यान देना, जरा गौर से पढ़ेंगे। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। यानी कि जो गली में ब्राह्मण आता है ना, उसको सिर्फ एक पेठा देकर उससे क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दें, ठीक है। तो 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए, ठीक है। कर्म हमारे सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। फल जो है दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय, ध्यान से सुने, जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है। क्या है? उसी का नाम उत्साह है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों अवतरण से संबंधित 46, ध्यान से सुनेंगे। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है क्या? ऑप्शन सेकंड, फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि क्या होती है? घटती है, ठीक है। तो फल के बारे में अधिक आसक्ति करने से, ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि कर्म के प्रति जो हमारी रुचि है वो घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 47। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। ये तात्पर्य है किससे? ऑप्शन फोर्थ से इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था? कि फल में आसक्त की अधिकता कर्म के प्रति उस उत्साह में बाधक होती है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 48। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, कर्म प्रस्तुत होता है इसीलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। क्योंकि कर्म प्रस्तुत होता है इसीलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 49। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें वासना मिली हुई है इसलिए ये गीता के उपदेशों के विरुद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। उपर्युक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, फल के प्रति अत्यधिक लोभ क्या है? फल की विशेष आसक्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखें, फल की विशेष आसक्ति से लेखक का अभिप्राय है दोस्तों फल के प्रति अत्यधिक लोभ करना, ठीक है, और जो कि हमें नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।